गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसा हुआ टेस्ट बच्चों? हम्म। तो बच्चों, एक तो केवीपी बाय की आ गई है नोटिफिकेशन, जनवरी में है इस बार, है ना? तो आपके लिए तो बहुत ही सही हो गया इस बार। नहीं तो क्या होता था कि नवंबर में होता था, नवंबर तक तो उस टाइम तक ट्वेल्थ का सिलेबस भी बेयरली कंप्लीट हुआ होता था। तो मतलब बचा ही होता था कुछ पार्ट। तो इलेवेंथ तो टच ही नहीं की होती थी। इस बार ये है कि जैन एंड तक तो आपने आराम से सारी इलेवेंथ ट्वेल्थ करी होगी ढंग से। और इस बार इंटरव्यू भी नहीं है, तो सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे ही है। नहीं, इसके बेसिस पे तो दिस हैज नथिंग टू डू विद जेई। इंटरव्यू नहीं है किसी की भी इलेवेंथ ट्वेल्थ की। नहीं नहीं, सीट्स नहीं बढ़ेंगी। सीट्स तो वही रहेंगी। वो तो उन्होंने तो बस उतने लोग सिलेक्ट, मतलब जितने, आप ये कह लो कि पहले रिटर्न टेस्ट के बेसिस पे ज्यादा लोग शॉर्टलिस्ट होते थे, अब वो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। अब सिर्फ आ, मतलब बस रिटर्न टेस्ट से वो 1000 लोग सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, मैं केवीपीवाई की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं है आपने को केवीपीवाई का। मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज जस्ट पैरामीटर टू चेक योर परफॉर्मेंस। अदरवाइज तो मतलब एज सच कोई रोल नहीं है फॉर दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन रिसर्च। ओके, तो बच्चों अगला टेस्ट आपका मेजर टेस्ट है, आपको पता है राइट? फिजिक्स में आपके मैग्नेटिज्म और ईएमआई आएगा पूरा। वो भी आएगा, वो बार मैग्नेट जो है, प्रॉपर्टीज वाला जो है ना। वो क्या होगा, मेंस होगा एडवांस्ड होगा? एडवांस्ड ही होगा वो, है ना? हाँ, वो तो एडवांस्ड है। फिर वो नहीं आएगा, फिर प्रॉपर्टीज वाला नहीं आएगा, बार मैग्नेट वाला। क्योंकि बार मैग्नेट वाला पोर्शन इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ एडवांस्ड। मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स का ही भिजवा देता हूँ आज, ठीक है? ओके। पिछली क्लास में बच्चों कोई था अपना होमवर्क?
01 आई पार्ट, ओके। हाँ जी। एनी डाउट बच्चों? फिफ्थ का आंसर गलत है क्या? फिफ्थ का बच्चों डी आएगा, डी कर लो। और सिक्स का बी आएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिफ्थ का डी, सिक्स का बी, मतलब बेसिकली उल्टे दिया हूं मैं। आगे बच्चों, टेंथ का आंसर ठीक है? अच्छा नहीं, ये नहीं होगा अभी आपसे, वेट, टेंथ तो अभी मैंने कराया ही नहीं है। नहीं जशन, एच तो मैंने करवाया ही नहीं यार। तो बच्चों आपको वो आइडिया लग गया ना जो मैं कह रहा था? सही है, अगर एच पी हो गया तो होना तो नहीं चाहिए था वैसे। अभी बड़ी खतरनाक सी आवाज आई मेरे यहाँ से। नहीं आरुष, और तो किसी को नहीं आई। आरुष, कोई भूत है तुम्हारे घर में? चेक करो। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 आई पार्ट। राइट, तो ये पार्ट दिस इज फेयरली सिंपल, इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास। इसका मैंने एक्सरसाइज 1 का जी बच्चों पहले बोल दिया था या नहीं बोला था? चलो, मतलब जी तो कर ही सकते हो। एक्सरसाइज 0 का जी कर लिया था हमने शायद, है ना? शायद वो भी नहीं किया। ठीक है, चलो एक बार एक्सरसाइज 1 पे आते हैं, 3 ए पे आते हैं मतलब।
एक्सरसाइज 3 नहीं बोली थी क्या अभी? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे डिस्कस। वैसे तो मैं इसीलिए अब लिख लेता हूँ जहाँ मैं पढ़ा रहा होता हूँ, ताकि ये कंफ्यूजन ही ना हो, बट एनीवेज कोई बात नहीं। इस बार के लिए मैं दे रहा हूँ तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट। थ्योरी डाउट्स पूछ लो, यस, अगर कोई है तो। क्या मॉड्यूल को लूँ? वो तो भी पढ़ना है स्पर्श। इंडक्टेंस अभी खत्म नहीं हुआ, मतलब वो अभी आज कुछ पढ़नी है प्रॉपर्टीज, शायद उसके बाद हो जाएगा। नहीं बोला था 3। यस, कॉइल्स में जनरली। हाँ आरुष, आ रहे हैं तुम्हारे मैसेज। जनरली कंफ्यूजन हो जाती है कि अब मतलब वो कई बार ना वो क्लियर नहीं होता कि करंट की डायरेक्शन क्या है। दोबारा ट्राई करो, आसानी है, कुछ नहीं है उसमें। ओके, तो लास्ट टाइम बच्चों हमने एक एलिमेंट पढ़ा था इंडक्टर, जिसकी हमने ये प्रॉपर्टी समझी थी कि वो अपने थ्रू जो भी करंट का चेंज हो रहा होता है वो उसको अपोज करता है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स वो कोशिश करता है कि उसके अंदर जितना भी करंट पहले से है वही रहे। इस प्रोसेस में ऐसा हो जाता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कि चेंज तो होता है लेकिन वो चेंज जो है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, चेंज होता है जरूर, बट वो स्लो होता है। तो तो अब इंडक्टर एग्जैक्टली कैसे बिहेव करता है सर्किट में मैथमेटिकली? तो बच्चों देखो, दो केसेस हैं। लेट अस से करंट आई फ्लो कर रहा था। लेट अस से दिस आई इज इंक्रीजिंग। तो हमें पता है कि बेसिकली इंडक्टर क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है, राइट?
तो बताओ वो ईएमएफ इंड्यूस किस तरफ को होनी चाहिए? मतलब उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण जो करंट है वो किधर को होना चाहिए फर्स्ट केस में? बोलो भाई। अगर करंट पीछे से बढ़ रहा है तो इंडक्टर जो करंट भेजेगा वो किस तरफ को भेजेगा? ऑपोजिट, लेफ्ट की तरफ, राइट। तो इसका मतलब इंडक्टर जो बैटरी की तरह बिहेव करेगा वो उसकी पोलैरिटी इस तरह से होगी, ठीक है। और उस बैटरी की जो ईएमएफ होएगी वो होगी एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और ये हम समझ सकते हैं कि इसके इसमें ये जो एक्सप्रेशन है एल डी आई बाई डी टी ये इटसेल्फ पॉजिटिव है क्योंकि करंट बढ़ रहा है, राइट। ये बात समझ आ रही है बच्चों? सिमिलरली जो राइट साइड वाला केस है, यहां पे हम मान लेते हैं कि आई इज डिक्रीजिंग, तो इस केस में अगर आई डिक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर किस टाइप की बैटरी की तरह बिहेव करेगा? लाइक दिस, राइट, क्योंकि वो करंट को बढ़ाना चाहेगा। क्या बात समझ आई बच्चों? और इस केस में जो ईएमएफ होएगी उसको मैं एल डी आई बाई डी टी का मॉड लिख देता हूं, बिकॉज डी आई बाई डी टी मुझे पता है कि नेगेटिव है इस केस में। क्या बात समझ आ रही है बच्चों? तो ये तो बच्चों सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई है ना। इसमें तो फिर बार बार हमें देखना पड़ेगा कि कब करंट बढ़ रहा है, कब कम हो रहा है, कब मॉड लेना है, कब मॉड नहीं लेना, है ना। तो इसका हम एक सिंपल तरीका बनाते हैं। हमें क्या करना है, हमें इंडक्टर को सिंपली रिप्लेस कर देना है विद अ बैटरी। ये बैटरी बच्चों किस तरह बनानी है? इस बैटरी की पोलैरिटी आपने ओरिजिनल करंट के हिसाब से ही रखनी है, जो आई जा रहा था उसी के तरफ बना दो, ठीक है। और इसकी जो ईएमएफ लिखनी है आपने
वो लिखनी है -L di/dt। तो बच्चों ये अपने आप दोनों केसेस को कवर कर देता है। देखो अगर तो करंट बढ़ रहा है तो आपकी जो ईएमएफ है वो नेगेटिव आ गई, बिकॉज di/dt पॉजिटिव है। ठीक है, ईएमएफ नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, एक तरह से बैटरी की पोलैरिटी उल्टी होनी चाहिए। और अगर करंट कम हो रहा है तो di/dt नेगेटिव हो गया, तो आपकी ईएमएफ पॉजिटिव आ गई। तो मतलब जो आपने माना है वो पहले से ही ठीक है। तो दो तरीके से आप समझ सकते थे, या तो करंट की डायरेक्शन में बैटरी बना दो और उसके साथ माइनस लगा दो, या करंट के ऑपोजिट लगा दो और उसके साथ माइनस ना लगाओ। इधर वेज हमारा काम चल जाएगा, बट हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे जस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी। कोई फर्क नहीं है। बच्चों ये बात समझ आ गई? तो हमने सर्किट के अंदर इंडक्टर को रिप्लेस कर देना है विद अ बैटरी, जिसकी ईएमएफ ओरिजिनल करंट की डायरेक्शन में ही माननी है एंड जिसका मैग्नीट्यूड होगा -L di/dt। समझ आ गया बच्चों? ओके। कई बार बच्चों ये हो सकता है आपको ये दिया हो कि जो आपका इंडक्टर है वो नॉन आइडियल है। तो क्या होगा, बेसिकली उसकी रेजिस्टेंस भी दी होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, आइडियल इंडक्टर आइडियल बैटरी की तरह बिहेव करेगा, अगर नॉन आइडियल इंडक्टर है तो वो नॉन आइडियल बैटरी की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। ठीक है। तो बच्चों फिर से याद रखना, जब आपने ऊपर वाला तरीके से बना दिया तो अब आपको फर्दर कोई लेंस लॉ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप दिस रिजल्ट विल टेक केयर ऑफ ऑल सिचुएशंस। राइट? ओके। नेक्स्ट आता है बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है। तो बच्चों क्योंकि इंडक्टर, मान लो एक इंडक्टर है, अभी इसके अंदर कोई करंट नहीं है। ठीक है। अब क्योंकि इंडक्टर अपने अंदर कोई भी चेंज को अपोज करता है, राइट? तो इसका मतलब
अगर हम इसके थ्रू एक करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, मतलब वो करंट जो पहले 0 था उसको 0 से I तक लेकर जाना चाहते हैं, तो उसमें हमें एफर्ट करना पड़ेगा, हमारी मेहनत लगेगी, बिकॉज इंडक्टर तो अपने थ्रू करंट चेंज ही नहीं होने देना चाह रहा। तो अब वो जो एफर्ट लगेगा वो इंडक्टर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो हम एक लिख लेते हैं लाइन, सिंस एन इंडक्टर tries to oppose any change in current through it, work has to be done to establish a current I from 0 through it। ठीक है, this work gets stored as energy in inductor। तो जस्ट लाइक कैपेसिटर, इंडक्टर की भी ये खासियत है कि वो एनर्जी स्टोर कर लेता है। ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर करता है अभी हम देखते हैं। तो बच्चों मान लो अभी किसी इंस्टेंट पे करंट x है, तो हमें पता है कि नाउ दिस सिचुएशन इज इक्विवेलेंट टू अ बैटरी having EMF minus L dx by dt। ठीक है, तो बच्चों किसी बैटरी की पावर क्या होती है। EMF इनटू करंट। याद है सबको EMF इनटू करंट। तो ये बन गया माइनस एल डी एक्स बाई डी टी इंटू एक्स। और पावर क्या होती है, डी ई बाई डी टी।
तो ये dt कट गया, de बन गया माइनस एल एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट, एनर्जी हो गई 0 से E। x को क्या हो रहा है बच्चों? x की क्या लिमिट्स होंगी बच्चों? 0 से I। तो ये E क्या बन गया? माइनस हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, माइनस की क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ बच्चों, माइनस की क्या सिग्निफिकेंस है? एनर्जी है ये, एनर्जी में माइनस। नहीं, ये माइनस का मतलब है कि ये एनर्जी जो है उसने अपने अंदर स्टोर की है इंडक्टर ने। जब हम करंट वाले चैप्टर में पावर की बात करते हैं, आई स्क्वायर आर, या एनर्जी की बात करते हैं, ई इंटू आई, ये कौन सी पावर या एनर्जी होती है? जो हमारा डिवाइस सर्किट को दे रहा होता है। ठीक है, जब आई स्क्वायर आर लिखते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है कि जो रेजिस्टर से एनर्जी निकल रही है, राइट। ई इंटू आई क्या है? जो एनर्जी बैटरी से निकल रही है। यहां पे आंसर माइनस आया है, क्या मतलब है? ये एनर्जी हमारा इंडक्टर ले रहा है। ठीक है, वो दे नहीं रहा है, वो ले रहा है। तो माइनस का सिग्निफिकेंस था कि एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड। तो एक्सप्रेशन बन गया हाफ एल आई स्क्वायर। सर यस। सर जो ऊपर आपने स्टेटमेंट की कि हमने ये लिखी थी सिंस इंडक्टर ट्राइज टू अपोज एनी चेंज इन करंट थ्रू इट वर्क हैज टू बी डन टू एस्टैब्लिश अ करंट आई फ्रॉम 0 टू आई। सर हमने पिछली क्लास में ये भी तो बात की थी कि जो इंडक्टर है वो फाइनली चेंज को लेके, तो मतलब फाइनली तो ये हो ही जाना है, तो फिर ये वर्क करने की क्या जरूरत पड़ी मतलब? हाँ बच्चों बताओ, ये कौन बता सकता है? क्वेश्चन इज कि फाइनली तो वो चेंज हो ही गया, तो फिर इंडक्टर के अंदर एनर्जी क्यों स्टोर हुई? तो जितनी देर उसने अपोज किया उतनी देर में एनर्जी स्टोर हो गई, राइट। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट की ज्यादा मेहनत लगेगी। अगर एक सर्किट के अंदर इंडक्टर लगा हुआ होगा तो एक्सटर्नल एजेंट का ज्यादा एफर्ट लगेगा सर्किट के अंदर सेम करंट को एस्टैब्लिश करने में। तो वो ज्यादा एफर्ट क्यों लग रहा है? क्योंकि कुछ एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट की इंडक्टर खा गया। ठीक है जी।
तो मतलब बेसिकली क्या होगा कि जब एक कांस्टेंट करंट आई हो जाएगा उतनी देर तक इंडक्टर ने अपने अंदर ये एनर्जी स्टोर कर ली, हाफ एल आई स्क्वायर। तो उसके बाद अगर आप सर्किट के अंदर फिर कोई चेंज लाना चाहोगे तो फिर इंडक्टर की एनर्जी में कोई डिफरेंस आएगा। ठीक है, मतलब जब करंट आई आ गया, स्टेडी स्टेट आ गई, तब तक इंडक्टर में एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर स्टोर हो गई है। अब जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो उसके बाद इंडक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, वो उतनी एनर्जी से बस लेके बैठा रहेगा। सर वो एनर्जी फिर बाद में कहाँ यूज होगी? वो एनर्जी तब यूज होएगी अगर आप सर्किट के अंदर कोई चेंज लेके आओगे। तो बच्चों इस एनर्जी की खासियत ये है, ये एनर्जी स्टोर कहाँ हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड में सर। यस। तो अभी तक हमने कोई ऐसी बात करी नहीं है आज तक, आगे भी नहीं करेंगे। सिर्फ इंडक्टर के लिए हम एक बहुत ही ब्रीफली इतनी बात करते हैं कि ये जो एनर्जी है वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर हो रही है। ठीक है, तो जैसे कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती थी, ऐसे ही इंडक्टर के केस में जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है। कैपेसिटर का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर था, इंडक्टर का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी बच्चों एनर्जी डेंसिटी जैसी बात कर सकते हैं हम, जैसे हम वहां करते थे। तो तो ये जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, हाँ बच्चों एक सेकंड, वो एक बार तो हर बार का स्टैंडर्ड है ना डिस्कनेक्ट होना।
आईपैड ही होता है हर बार। तो ये बच्चों याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी क्या थी? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, राइट? ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है, तो अगर कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड बी है तो उसके लिए आप एनर्जी डेंसिटी जो होती है दैट इज बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो जैसे तब हमने कैपेसिटर के केस में निकाल के देखा था, प्रूव किया था कि हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर है, ऐसे आप इस केस में इंडक्टर के लिए कर सकते हो। सो ट्राई टू डिराइव फॉर एन इंडक्टर। इंडक्टर मतलब सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड लो। एक सोलेनॉइड के लिए आपको एल पता ही है। मान लो एक सोलेनॉइड के थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ट्राई करो ये एनर्जी डेंसिटी निकालने का। अगेन बच्चों प्लीज रिमेंबर दिस इज एनर्जी डेंसिटी नॉट एनर्जी। हो गया भाई?
ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, कर लोगे आप। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम करेंगे एलआर सर्किट। स्पर्श, कौन सा आंसर चाहिए आपको? ऊपर वाले में तो प्रूव करना था। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये एलआर सर्किट्स अभी हम देखेंगे, ये बिल्कुल सिमिलर हैं आरसी सर्किट्स जैसे। ठीक है, और अच्छी बात ये है कि जस्ट अभी आपने केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ा है, तो बिल्कुल वैसी ही इक्वेशंस हैं, सब कुछ सेम है। एलआर मतलब एल इज इंडक्टर, आर इज रेजिस्टर। ठीक है, तो ऑल्दो हमें पता तो ऑलरेडी चल चुका है कि इंडक्टर क्या करता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो उसी चेंज को स्लो डाउन कर देता है, राइट। बस अब हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम दो टाइप के सर्किट्स बनाएंगे। पहला है चार्जिंग, तो यहाँ पे हमारे सर्किट के अंदर एक बैटरी है, इंडक्टर है, रेजिस्टर है, और हम इस स्विच को क्लोज कर रहे हैं t इक्वल टू 0। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सारा कुछ आपको पता है। निकालो, फाइंड आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
गोपाल क्या है पावर में? गुड। जितनों ने भी भेजा अभी तक ठीक है। वैभव, तुमने गलती की है। ठीक है बच्चों। इसमें मतलब हम चार्जिंग बस ये यूज करें कि जितने देर में इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो रही है ना। तो अब देखो यहाँ से हम क्या क्या इन्फो निकाल सकते हैं बच्चों। सबसे पहले तो बच्चों L बाय आर को हम कहते हैं एज टाइम कांस्टेंट, डिनोटेड बाय सिंबल टाउ।
ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बार और भी पता चल गई कि एक और यूनिट्स जो एल के आ गए। ओम सेकंड। राइट, दूसरा बचाओ, एट टी इक्वल टू 0 आई कितना हो गया? 0। ठीक है, विच साउंड्स लॉजिकल कि भाई इंडक्टर ने एकदम तो कुछ होने ही नहीं दिया। पहले सर्किट में स्विच ओपन था तो करंट 0 था, तो इंडक्टर के कारण स्विच बंद करते सार भी एकदम कुछ नहीं हुआ, करंट 0 ही रहा। एट टी इक्वल टू इंफिनिटी करंट क्या हो गया? ई बाय आर। राइट, तो आप देख सकते हो कि ये ई बाय आर इज द सेम करंट जो कि होता इन द एब्सेंस ऑफ इंडक्टर। तो भाई इंडक्टर ना होता तो हम कह देते कि एकदम से आ गया ई बाय आर। इंडक्टर होने के कारण बस क्या हुआ कि आया तो वही ई बाय आर, बट अब इनफाइनाइट टाइम के बाद आया जाके। अगेन टी इक्वल टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है? स्टेडी स्टेट। बच्चों कैसा ग्राफ बनेगा आई वर्सेस टी? लाइक दिस। तो अगेन बच्चों, जैसे मान लो दिस इज ग्राफ फॉर सम टाइम कांस्टेंट टाउ 1। मान लो मैंने टाइम कांस्टेंट बढ़ा दिया, तो क्या होगा ग्राफ को? क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों? अगर हम ग्राफ बनाना चाहें फॉर टाउ 2 विच इज ग्रेटर देन टाउ 1, तो ग्राफ कैसा होगा?
Will it be like this? Okay. लॉजिकली सोचो, जितना आप टाइम कांस्टेंट बढ़ाओगे उतना और स्लो चेंज आएगा. हाँ बच्चों, क्लियर हो गया? लॉजिकली कैसे सोचा भाई? टाइम कांस्टेंट ज्यादा का केस मान लो, एल ज्यादा. एल ज्यादा मतलब वो और स्लो करना चाहेगा सर्किट को. ओके. व्हाट विल बी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर? दैट इज एल डी आई बाई डी टी. ये बताना क्या बन गया एक्सप्रेशन. माइनस भी लगाओ. एनीवेज लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं है. हमें तो मैग्नीट्यूड से ही मतलब है. तो ये आ गया ई इंटू ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाई एल. इसको आप ऑफ कोर्स किरचॉफ से भी लिख सकते थे, है ना? मतलब ये इस वाले स्टेप से भी आ जाता ना, एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू ई माइनस आई आर करके. तो ये ग्राफ कैसा बन गया बच्चों? लाइक दिस.
ओके, तो बच्चों ये जो हमने रिजल्ट्स निकाले, एक बार याद करो हमने शॉर्टकट बनाया था कि एक अनचार्ज कैपेसिटर t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैसा बिहेव करता है, याद करो। t इक्वल टू 0 पे अनचार्ज कैपेसिटर कैसे बिहेव करता था? यार गलत मत बताओ, शर्म करो। तुम्हारे टेस्ट में कैपेसिटर्स भी आएगा अब। ये मैंने मैग्नीट्यूड का ग्राफ बनाया बच्चों, ठीक है? इस पे ये मत सोचना कि नीचे क्यों नहीं आया ग्राफ, दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली। अब आ रहा है भाई कैपेसिटर पक्का, पहले तो मैं डाउटफुल था। इनफैक्ट मैंने आपको बोला यही था कि मैग्नेटिज्म ही आ रहा है, बट आपकी हालत देखते हुए क्वेश्चन ये था कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। कैपेसिटर पूछ रहा हूं मैं। तो t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर बिहेव करता है लाइक अ स्ट्रेट वायर, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे वो कैसे बिहेव करता है? ब्रोकन वायर। राइट, तो यहां पे कैसे याद रखना है? जब आपका एक अनचार्ज्ड इंडक्टर होगा, बताओ वो कैसा बिहेव करेगा? t इक्वल टू 0 पे ब्रोकन वायर, क्योंकि वो तो t इक्वल टू 0 पे करंट फ्लो ही नहीं करवाने दे रहा, और वो t इक्वल टू इंफिनिटी पे कैसा बिहेव कर रहा है? एज स्ट्रेट वायर। तो बिहेवियर इज ऑपोजिट टू कैपेसिटर। तो एक सर्किट के अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर का बिहेवियर बच्चों एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। तो कैपेसिटर क्या करता है सर्किट में? सारा कुछ जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करता है, और इंडक्टर क्या करता है? वो सर्किट में सारा कुछ स्लो डाउन करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर कि 0 और इंफिनिटी पे दोनों का बिहेवियर बिल्कुल ऑपोजिट है। क्लियर टू ऑल? ये मतलब हमें मैथमेटिकली नहीं समझ आता कि कैपेसिटर फास्ट करवा रहा है। मैं आपको वैसे बताया था कि आपको क्या मैंने बताया था कि जैसे जहाँ पे भी फास्ट चार्जर्स वगैरह होते हैं मोबाइल्स में या कुछ, वहां पे भी यूज कैपेसिटर्स।
बच्चों इंडक्टर के बिहेवियर को ना आप स्टेबलाइजर से मत कंफ्यूज करना। स्टेबलाइजर का क्या काम होता है? जैसे हम कहते हैं हमारे घर पे स्टेबलाइजर लगा हुआ है, उसने क्या करना है, उसने तो जो वोल्टेज है उसको 220 रखना है। मतलब अगर पीछे से कम आ रही है तो वो उसको बढ़ा देगा, अगर पीछे से ज्यादा आ रही है तो उसको कम कर देगा। मतलब स्टेबलाइजर जो है वो तो वोल्टेज को चेंज करता है, राइट? लेकिन इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर तो बस उस चेंज को स्लो कर देता है, राइट? तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जो इंडक्टर है वो वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम करता है। तो बच्चों मान लो ये सर्किट है, इसको हम t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर रहे हैं, और ये इंडक्टर में, ये पहले किसी और सर्किट का पार्ट था या कुछ भी था, इसमें इनिशियल करंट जो था वो आई नॉट था। मतलब ऐसे सोचो कि कोई इंडक्टर था जिसके अंदर करंट आई नॉट फ्लो कर रहा था, और आपने उसके अक्रॉस एक रेजिस्टर लगा दिया आर। यहां बनाओ इक्वेशंस। हाँ जी, तो इसमें क्या बन गया?
तो भाई करंट धीरे धीरे आई नॉट से जीरो की तरफ डिके कर जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ बच्चों आई नॉट क्या है? जो भी इंडक्टर के अंदर इनिशियल करंट फ्लो कर रहा था। तो अभी एक चार्ज्ड इंडक्टर का कैसा बिहेवियर है? तो t इक्वल टू जीरो पे बच्चों it is a source providing current I naught and t equal to infinity पे तो it is a straight wire only। हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि t equal to infinity पे it is a broken wire। क्योंकि इंडक्टर ने नहीं t equal to infinity पे करंट जीरो करवा दिया, वो तो सर्किट में कुछ और था ही नहीं, इस कारण से करंट जीरो हो गया इनफाइनाइट टाइम के बाद। ठीक है बच्चों, और मैंने इसको जान के t इक्वल टू जीरो वाले को बैटरी नहीं लिखा, मैंने बस ये लिख दिया कि सोर्स प्रोवाइडिंग करंट आई नॉट। ठीक है, वो इसलिए कि मतलब बच्चों आपको ये क्लियर रहे बच्चों कि मतलब जैसे अगर आपको कोई सर्किट गिवन भी होगा तो उस सर्किट में अगर ऐसा हो भी रहा हो कि भाई कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि एक इंडक्टर के अंदर पहले करंट फ्लो कर रहा था और अब आप कुछ सडन चेंज लेके आए, ठीक है, तो क्या होगा, उसके अंदर स्टिल इंडक्टर उतना ही करंट फ्लो करवाएगा आई नॉट जो उसमें पहले हो रहा था। ये मैं एग्जांपल लेता हूं एक, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो
बच्चों मान लो ये सिचुएशन है, बच्चों अभी मैं 1 मिनट ये कैपेसिटर भी हटा रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये सोचो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बी पार्ट का क्या मतलब है? करंट इन R1 R2 जस्ट बिफोर T इक्वल टू T1।
हाँ बच्चों, ये मैं करवाऊँ एक बार? चलो करो ट्राई। ये बच्चों मैं अभी डिस्कस ही करूंगा, अभी मैंने आंसर्स देखे नहीं आप लोगों के। टेक 2 minutes more, then I'll discuss. ओके बच्चों, देखो ध्यान से देखना। t इक्वल टू 0, R1 R2, हमने K1 K2 को बंद किया, तो अभी R2 वाला तो ओपन सर्किट ही है, R1 वाला क्लोज सर्किट है, लेकिन उसके अंदर इंडक्टर लगा हुआ है। तो R1 वाले में भी 0 है बिकॉज ऑफ इंडक्टर, R2 में भी 0 है क्योंकि वहां पे सर्किट ही ओपन है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान से समझना, है दोनों में 0 लेकिन रीजन अलग अलग है, राइट? एक में रीजन इंडक्टर है और एक में रीजन ये है कि सर्किट ही क्लोज नहीं है। अब हमने ये सर्किट रखा हुआ है बहुत देर से, तो ये जो हमारे इंडक्टर्स थे, बेसिकली हुआ क्या है कि अभी लेफ्ट वाला क्लोज, लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो एक क्लोज सर्किट बन गया है, राइट वाला तो ओपन ही है, तो उसमें तो खैर कुछ होना ही नहीं है। तो की क्लोज करने से, मतलब ये कुछ चेंज करने से पहले, की ओपन करने से जस्ट पहले क्या हो चुका होगा, लेफ्ट साइड पे स्टेडी स्टेट आ चुकी है, तो जो हमारे इंडक्टर्स हैं वो स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव कर रहे होंगे। तो R1 वाले में जो करंट होगा दैट विल बी E by R1, और दूसरी तरफ तो कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो वहां पे आ गया 0।
ठीक है, क्या सबका ठीक था यहां तक? ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगला है जो मतलब थोड़ा सोचने वाला है। अब हम कह रहे हैं जस्ट आफ्टर t इक्वल टू t1, जिसपे हमने ये चेंज किया है, हमने k1 को ओपन कर दिया, k3 को क्लोज कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो अब k1 को हमने ओपन कर दिया है, k3 को क्लोज कर दिया है। ध्यान से समझना, बेसिकली अब राइट साइड वाला जो लूप है वो क्लोज लूप बन गया। ठीक है, अब राइट साइड वाला जो लूप है वो क्लोज लूप बन गया है, लेफ्ट साइड वाला जो लूप है वो ओपन लूप हो गया है। तो R1 के थ्रू कितना करंट जाएगा? 0। R2 के अक्रॉस E1 बाय R1। क्यों बच्चों? सर इंडक्टर से एक्ट करेंगे डिस्चार्जिंग की तरह। अब जो हमारा सर्किट बना बच्चों सी पार्ट के लिए, वो सर्किट सिंपली इतना है। मैं राइट साइड बना रहा हूं बस। तो बच्चों हमें कुछ नहीं पता और ना हमें निकालना है, हमें ये पता है कि ये इंस्टेंट बनने से जस्ट पहले ये जो L2 इंडक्टर था उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा था वो E1 बाय R1 था, राइट। अब हमें यह भी पता है कि इंडक्टर अपने थ्रू एकदम से कोई चेंज नहीं होने देता। ठीक है, तो अभी भी इंडक्टर के थ्रू इनिशियल इंस्टेंट पे जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो E1 बाय R1 ही होगा। ठीक है, उसका सिंपल लॉजिक ये है कि भाई इंडक्टर सडन चेंज नहीं होने देता। बच्चों इसीलिए मैंने ऊपर इसको बैटरी नहीं लिखा था, क्योंकि अगर मैं इसको बैटरी लिखता तो फिर हम क्या करते हैं, उसको बैटरी बना के किरचॉफ वगैरह लगाना शुरू कर देते। ठीक है, इंडक्टर कुछ भी अजीब सा बिहेव करेगा, बस उसका पर्पस क्या है कि बस उस इंस्टेंट पे करंट वही रहे जो उसके थ्रू पहले फ्लो कर रहा था। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? मतलब सर्किट में कुछ भी लगाओ, इंडक्टर का सिंपल रूल ये है कि वो अपने थ्रू सडन चेंज नहीं होने देगा, जो पहले था वही बाद में रहेगा।
ठीक है, चलो बस एक लास्ट, लॉन्ग टाइम आफ्टर t इक्वल टू t1, अब इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ स्ट्रेट वायर, तो अब क्या हो जाएगा, R1 में तो 0 ही था, और इसमें क्या हो जाएगा अब E2 बाय R2। तो अब आपको वो बात क्लियर हो गई होगी, अगर आप कहते हैं कि इंडक्टर ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है, फिर क्या होता, फिर तो आप यही कह रहे थे कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, isn't it? हाँ, तो मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर स्ट्रेट वायर बन जाता है। राम ये निकाल नहीं सकते जो आपने लिखा है, वो एम्बिगुअस केस बन जाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया एग्जैक्ट बिहेवियर इंडक्टर का, राइट? इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब याद करो कि कैपेसिटर हमेशा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ब्रोकन वायर की तरह बिहेव करता है, चाहे चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो। इंडक्टर हमेशा t इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा, चाहे चार्ज हो चाहे अनचार्ज हो। ठीक है, चलो बच्चों तुम्हारी क्लास तो लेट हो गई, पाई वालों तुम्हें तो फायदा हो गया। तो अब बच्चों आपका होमवर्क ये है, एक्सरसाइज 01 का एक्सेप्ट लास्ट पार्ट, बाकी सारा कुछ करना है। ठीक है, यस दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। चलो हाँ वही करना है कल को, कल जो आपने लिखा है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से करना, इस क्वेश्चन को। हाँ दिल ठीक लिखा है आपने। हाँ हाँ, जो बचा है बच्चों सब कल हो जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा ट्रांसफॉर्मर भी नहीं करना, लास्ट 2 पार्ट्स नहीं करने बच्चों। ये ध्यान रखना प्लीज। चलो ओके।